हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग अप्रगामी तरंग का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। सेकंड चैप्टर में इस समय हम सब लोग कंप्लीट किए हैं खुला आर्गन पाइप तथा बंद आर्गन पाइप। आज की शुरुआत होने वाली है तनी डोरी में उत्पन्न ध्वनि तरंग के कंपन की आवृत्ति क्या होती। तनी हुई डोरी में, जैसे गिटार ले लीजिए, आपका वायलिन ले लीजिए, उसकी डोरी को खींच करके छोड़ेंगे तो उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी आवृत्ति क्या होगी। क्या वो समसन्नादी होगी, विषम सन्नादी होगी या दोनों होगी। इसी के बारे में आज सभी लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को कराए जाते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 12th में भी सब टोटल कंप्लीट करा दिया गया है कोर्स। तो सबसे पहले वैसे इसकी ये चीज हम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। यांत्रिक तरंग में मैंने पढ़ा है कि तनी डोरी में उत्पन्न तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो कैसे उत्पन्न होती, पहली चीज तो वो देखिए, जब किसी तनी हुई डोरी में, ये एक डोरी है जहां से बंधी हुई है, यहां से इधर बंधी हुई है एक फ्रेम के जरिए, एक फ्रेम है इससे ये बंधी हुई है। ठीक है भैया, इस फ्रेम में ये डोरी क्या है, बंधी हुई है। इस डोरी में हमको काम क्या करना है, इसको खींच करके छोड़ना है। इसको हम खींचेंगे बीच में से कहीं एक बिंदु से खींच करके, ध्यान से समझिए। थोड़ी सी अच्छी रस्सी लीजिए, ये नहीं कोई भी रस्सी से अच्छा एक आदर्श रस्सी समझिए। आदर्श डोरी कैसी होती है, एक तार जो होता है वो आदर्श तार होता है, बहुत तना हुआ होता है, बहुत पतला होता है, लचीला नहीं होता है। समझ में आएगा। इसको हम खींच करके छोड़ेंगे तो कैसी, ये ऐसी ऐसी तरंगें होंगी कि नहीं होंगी, यानी जो तरंग उत्पन्न होगी वो कुछ ऐसी उत्पन्न होगी कि नहीं होगी, रस्सी होगी, रस्सी। अब इस ये तरंग कैसी है, कण कंपन किधर कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तरंग किधर चल रही है, आगे। कण किधर कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो जरूर ये कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो तनी डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल या फिर उत्पन्न तरंग की जो चाल होती है वो ही चीज आप यहाँ पर है। वैसे जानकारी लिए बता दें कि जो इसमें तरंग उत्पन्न होती है तनी हुई डोरी में वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और उसकी चाल का जो सूत्र होता है, वैसे इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, वो होता है रूट का टी बाई स्मॉल एम। यांत्रिक तरंगों में ये चीज हमने करवा दिया है, अगर आप लोगों ने लिखा है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टी जो है वो रस्सी में तनाव बल कितना लग रहा है उसकी बात कर रहा है, और स्मॉल एम जो है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक, स्मॉल एम होता है और ये बराबर होता है रस्सी का कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। भाई एल ध्यान से समझिए, एल लंबाई की रस्सी का द्रव्यमान कितना है टोटल, एम। तो एकांक लंबाई का कितना होगा, एम अपॉन एल। तो 5 पेन 25 के, तो 1 पेन 25/5। 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान कितना है, एल का एम है, तो 1 मीटर का कितना है, यही है स्मॉल एम अपॉन एल। वही चीज तो है। ठीक है भैया। अब अगर हम लोग यहां से ये वैल्यू उठा करके यहां पर रखेंगे तो ये मान कितना आएगा, v बराबर अंडर रूट में t अपॉन m, कितना है m अपॉन l। l कहां चला जाएगा, ऊपर, और कुल द्रव्यमान यहाँ, रस्सी का कुल द्रव्यमान है। और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। घनत्व को हम d से लिखेंगे क्योंकि ठोस है, गुणा आयतन। ठीक, ये द्रव्यमान। वैसे m बराबर घनत्व d, आयतन रस्सी किस आकार की होती, रस्सी होती है बेलनाकार, पाई आर स्क्वायर h होता है। h मतलब इसकी ऊंचाई यानी जो इसकी लंबाई। ये मान उठा करके अगर हम यहाँ पर डाल देंगे, समझिए बात, तो ये मान कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, v इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा t इंटू एल अपॉन m, कितना है d इंटू पाई आर स्क्वायर एल। एल से एल खत्म हो गया,
अब कितना में चाहिए, टी अपॉन डी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी हो गया। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और टी मतलब तनाव, तनाव मतलब एक बल ही होता है, बल बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल होता है, बल बटा क्षेत्रफल प्रतिबल को एस से लिखा जाता है अपॉन में टी, बन गया ये फार्मूला। बन गया आपका फार्मूला ये, ठीक है भैया। एस क्या है, प्रतिबल, बल बटा क्षेत्रफल। फार्मूला आपको कौन सा यूज में लेना है, फार्मूला आपको यही यूज में लेना है, फार्मूले में कोई और यूज नहीं आए, बस यही यूज आएगा हर जगह, टी अपॉन एम, ठीक है। तनाव और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, रस्सी बदलेंगे तभी जाकर के वेग बदलेगा। रस्सी अगर हमने जो लिया उसी में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं, यानी आवृत्ति उत्पन्न कर रहे हैं ध्वनि, तो चाल नहीं बदलेगी। चाल बदलने के लिए, डोरी में चाल बदलने के लिए तनाव, और तनाव यानी रस्सी को या तो टाइट करो या तो ढीली करो, उस पर डिपेंड करेगा और एम पर डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पर। क्लियर बात है। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। तनी डोरी में या तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, जो कि ध्वनि तरंग होती है, हम जानते हैं कि कंपन की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है। जैसा कि बंद आर्गन पाइप और खुला आर्गन पाइप था, सेम उसी तरीके से इसमें भी टोटल 3 केसेस लग रहे हैं। सबसे पहला केस होगा जब डोरी को थोड़ा धीरे से खींचेंगे और फिर थोड़ा तेजी से, फिर और तेजी से। जब थोड़ा धीरे से खींचेंगे तो बताइए रस्सी कैसी जाएगी, यहां से अगर हम खींचेंगे, बात समझिए, तो जब हम ऐसे खींच करके भेजेंगे तो रस्सी का अगला सिरा बंधा हुआ है, इनसे सबसे बंधे हुए हैं, ये सभी फ्रेम है, इन फ्रेम से रस्सी बंधी हुई है, तो हमने खींच करके छोड़ेंगे, हम ऐसे थोड़ा धीरे से, या एक तरीका धीरे से खींच करके छोड़ेंगे। तो अगर ध्यान से समझिएगा, अगर धीरे से छोड़े तो अगर हम फ्रेम को भेजेंगे तो हमको मिलेगा वापस क्या, गर्त, क्योंकि दृढ़ सिरा है। अगर आप ऊपर उठाना चाहेंगे तो ये वाला सिरा उसको, रस्सी को नीचे भेजेगा, ठीक। थोड़ा और तेजी के साथ भेजेंगे तो ये कुछ ऐसी जाएगी, ऐसे, और परावर्तित तरंग कुछ ऐसी आएगी, और तेजी से करेंगे तो ऐसी जाएगी, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर हम ध्यान से समझे, वैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बंद सिरा हमेशा नोड होता है, जहां पर खुला सिरा या आयाम अधिकतम होता है एंटी नोड होता है। बंद सिरे पर नोड होते हैं और अंदर होते एंटी नोड, नोड 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 नोड, ठीक है। अब एक चीज और है, नोड के बीच की दूरी क्या होती है, दो क्रमागत नोडों के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई 2। दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, 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 ठीक। लेकिन ये तरंग ज्यादा थी, अब देखिए ये ज्यादा फैल से उड़ रही है और ये कम थी, तो ये तरंग ज्यादा बड़ी थी, ये छोटी होगी, ये और छोटी, ये कम से उड़ रही है, इसकी आवृत्ति कम है, ये ज्यादा से उड़ रही है तो ज्यादा है, ये और ज्यादा से उड़ रही है तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है। लैम्डा 1 इसकी तरंग दैर्ध्य, इसकी लैम्डा 2 और इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 3, तरंग की लंबाई बढ़ गई, घट गई। तो उत्पन्न तरंग दैर्ध्य माना, सेम वही चीज, माना उत्पन्न ध्वनि तरंग की, तरंग के रूप में हमने ध्वनि ही मान लिया, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो लैम्डा है हमारा, ध्यान से समझिए, यहां पर जो एल है आपका वो किसके बराबर आएगा, टोटल लैम्डा 1 है ना, ये लैम्डा 1 बाई 2 था,
तो लैम्डा 1/2 नोडों के बीच, भाई दो ही बीच में एंटी नोड बन रहा है, ये λ/4 λ/4 λ/2, तो टोटल कितने L किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा 1/2। लैम्डा 1 कितना बनेगा, यहाँ से 12 बनेगा। चाल कितनी है यहाँ पर, तरंग की चाल फिक्स है ना, तरंग की चाल से कोई लेना देना है नहीं, किसी तरंग की चाल से किसी को लेना देना है नहीं। जो तरंग की चाल है, ठीक है, वो v है, तरंग की चाल फिक्स है, v बराबर अभी हमने पढ़ा T/m, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, आवृत्ति और f से, ठीक है भैया। तो जो आवृत्ति उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, इस तरंग दैर्ध्य पर वो कितनी बार कंपन किया है, कितनी बार फैली सिकुड़ी है, उसकी बात करें। f बराबर v/λ होता है, लैम्डा 1 है तो आवृत्ति बनाएगी, v फिक्स है कितना, रूट में T/m, और लैम्डा की वैल्यू बटे में डाल दो, कितनी है लैम्डा 1 12। ठीक, तो यहां से हमको पता चल गया जो F1 है वो कितना निकल गया, 2L अंडर रूट में T/m। T/m, ठीक है भैया, हो गया। अब F1 को ही हम क्या कहते हैं, F1 को सबसे छोटी है ना आवृत्ति, मूल स्वरक या मूल स्वरक हमेशा क्या होता है, प्रथम सन्नादी होता है, या प्रथम सन्नादी कह दीजिए। प्रथम सन्नादी है ना विषम होगा, द्वितीय सन्नादी सम होगा कहते हैं। ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब ये वाला जो पैटर्न है, यही चीज हम यहां पर भी करेंगे, यही चीज हम इसको उठा करके यहां पर लिख दे रहे हैं। अब जो लंबाई है वो किसकी इक्वल है, देखिए अब जो लंबाई है टोटल L, वो λ/2 कितना हो गया, लैम्डा हो गया, λ/2 कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया कि नहीं हो गया, इनके बीच λ2 हो गया, यानी लैम्डा हो गया, आधा लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बचा कि लैम्डा, और वो 2 हुआ। ठीक है, क्योंकि तरंग की लंबाई धीरे धीरे छोटी हो रही है, वो ज्यादा छोटी हो रही है, ज्यादा सिकुड़ रही है, तो λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इरेज करते रहे, यहां से λ2 की वैल्यू जो है L के बराबर आएगी। ठीक ठीक, अब सेम वही चीज आवृत्ति की बात करेंगे, यही सेम कॉन्सेप्ट, आवृत्ति को उठा करके रख दिया। आवृत्ति कैसी है, तरंग दैर्ध्य λ2 है तो आवृत्ति कितनी होगी, F2। λ2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, L आई है, कितनी आई है आपके पास L, तो हमने ये L डाल दिया। अब 2 से गुणा करा दिया है और 2 से भाग, ठीक ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ब्रैकेट में 1/12 और अंडर रूट में T/m, तो F2 कितना आया, 2 इंटू ये पूरी वैल्यू देखिए 1/12 रूट का T/m, F1 के इक्वल है, तो ये हो गया 2F। ठीक है, अगर कोई स्रोत से F1 F2 F3 F4 डॉट 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 तरंग उत्पन्न हुई, तो जो सबसे छोटी तरंग होती है वो होती है मूल स्वरक, और बाकी सारे होते हैं अधिस्वरक, और ये होता है प्रथम सन्नादी, द्वितीय सन्नादी, तृतीय सन्नादी, चतुर्थ सन्नादी, सन्नादी वही होते हैं, बाकी सेम वही चीज यहां पर एक काम करते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, नहीं समझ नहीं मिलेगा कि क्या है क्या। इसी को कॉपी करके यहां पर अब ठीक है ना, अब लगेगा कि ये हेडिंग, यहां से ये हो गया F2,
मूल स्वरक से अधिस्वरक सन्नादी कौन सा है ये दिखाना है। तो समझिए बात, F2 है यानी कि प्रथम अधिस्वरक, ये मूल स्वरक हो गया, ये अधिस्वरक प्रथम, ये दूसरा अधिस्वरक, तीसरा अधिस्वरक, ये प्रथम अधिस्वरक। यह कितने से गुणा, 2 से, द्वितीय सन्नादी है, जितने से गुणा वही सन्नादी है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब डोरी में और तेजी से फूंक मारते हैं, फूंक और तेजी के साथ मारें तो क्या आएगा, ये तो कुछ तीसरा वाला केस बनेगा। इतनी बार ऊपर नीचे, टोटल कितने लैम्डा बाई 2 आए, 3, तो 3 लैम्डा बाई 2। तरंग दैर्घ्य छोटी छोटी तरंगे हो गई कि नहीं, तरंग दैर्घ्य बदल गई, तरंग की लंबाई बदल गई, नहीं अब की बार लैम्डा 3, तो 3 लैम्डा 3 बाई 2 आ गया। एल का मान, एल बराबर कितना आ गया, 3 लैम्डा 3 बाई 2। यहां पर लिख देंगे माना तरंग दैर्घ्य उत्पन्न तरंग या ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा 3 है। ठीक, एल का मान आ गया, लैम्डा 3 यहां से निकालेंगे कितना आएगा, 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, 2l/3। क्लियर है बात इतनी भी। इसको कर रहे हैं ऊपर, हम यहां पर निकालेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, F = v/λ। तो लैम्डा 3 है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, 3, लैम्डा 3 पर आवृत्ति निकालनी है। तो F3 v की वैल्यू क्या होती है, तनी डोरी में तरंग की चाल T/m और इनटू में बटे का लैम्डा कितना है, 1/λ, 12l/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, F3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इनटू में 1/2l ब्रैकेट में T/m। ठीक है भैया, और ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है F1 की, 3F1 आ गया, F3 = 3F1। ठीक है भैया, चेंज कर देखा, हो गया, हो गया। अब अनुपात निकाल लेते हैं, F1 रेशियो F2, आप आगे चाहें तो बढ़ते चले जाइए, रेशियो F3। F1 को F1 ही रख रहे हैं, F2 कितना आया था हमारा, 2F1 के इक्वल आया। आप चाहें तो पूरी वैल्यू रख के F1 F2 F3 की वैल्यू रख करके रेशियो निकालिए, चाहे यही रख दीजिए, सबको एक ही के रूप में ला रहे हैं, F1 के रूप में लाए, चाहे F2 के चाहे F3 के। हमने F2 का मान F1 के रूप में, F3 का मान F1 के रूप में लाया, कितना आया, F3 3F1। F1 तीनों में कॉमन है, कैंसिल आउट, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 1:2:3 आया, 1:2:3। यानी हम यहां से कह सकते हैं भैया सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। देख लीजिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसका मतलब तनी डोरी में सम विषम, अतः तनी डोरी में उत्पन्न तरंग समसन्नादी होती, सम व विषम दोनों होती है, सम व विषम दोनों तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे सम व विषम, या तनी हुई डोरी में सम व विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं। सम व विषम दोनों सन्नादी तनी डोरी में सम व विषम दोनों सन्नादी
उत्पन्न होते हैं। को हटाइए। होते हैं, ये प्रूव करने को लिए को भी आता है। अब सम विषम दोनों सन्नादी हैं, यानी जो ध्वनि होगी वो मधुर होगी। ध्वनि नहीं, ध्वनि अधिक मधुर होगी। अधिक क्या होगी? मधुर होगी। बस ये चीज याद रखिए। हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब सेकेंड फिजिक्स में केवल 2 चैप्टर बचे। पहला आपका विस्पंद और दूसरा गैसोकांडवश सिद्धांत। वैसे क्लास में हमने विस्पंद पढ़ा दिया है और गैसोकांडवश सिद्धांत पढ़ा, उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।